हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं निदर्शन के प्रकार के बारे में। तो निदर्शन का जो पहला प्रकार है वो आता है देव निदर्शन। ये जो निदर्शन के जितने भी प्रकार उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और रिसर्च के फील्ड में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये निदर्शन जो होता है यानी देव निदर्शन जो होता है वो उसमें जो इकाइयों का चुनाव किया जाता है वो बहुत हद तक संयोग या देव पर आधारित होता है, इसलिए इसे देव निदर्शन कहते हैं। और ये निदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें समग्र की जितनी भी इकाइयाँ होती हैं उनको सभी को समान अवसर दिया जाता है चुने जाने का। सेकंड नंबर पे आता है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का मतलब होता है कि जिस निदर्शन की जो इकाइयाँ हैं उन्हें चुनने के लिए जो अध्ययनकर्ता होता है वो अपना निर्णय खुद लेता है, यानी वो खुद डिसाइड करता है कि उसे कौन सी इकाइयाँ चुननी है और कौन सी नहीं चुननी है, तो वो उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में आता है। तो ये एक तरह से इस तरह का निदर्शन है जो कि देव निदर्शन से पूरी तरीके से अलग है। ना तो इसमें कोई आकस्मिक चुनाव होता है, बल्कि ये एक तरह से विवेकपूर्ण आप इसे निदर्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ सोच समझकर निर्णय लिया जाता है और जो इकाइयाँ चुनी जाती हैं वो पूरी तरीके से जो सोच समझकर ली गई निर्णय पर आधारित होती हैं। थर्ड नंबर पे आता है वर्गीय या संस्तारित निदर्शन। वर्गीय और संस्तारित निदर्शन का मतलब होता है कि इसमें दो निदर्शन मिक्स होते हैं, एक तो देव निदर्शन और दूसरा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। इसमें क्या होता है कि पहले वर्ग बनाए जाते हैं, जाति, लिंग, व्यवसाय, आपको जो भी वर्ग बनाने हैं पहले समग्र में से कुछ वर्ग बना लिए जाते हैं और उस वर्ग को उद्देश्यपूर्ण निदर्शन से बनाया जाता है। और उसके बाद जो देव निदर्शन की प्रणाली है, जो पद्धति है देव निदर्शन की, उसके ज़रिए उनका चुनाव कर लिया जाता है। जो इकाइयाँ जो चुनी जानी हैं उनका चुनाव देव निदर्शन के जरिए कर लिया जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है बहुस्तरीय निदर्शन। बहुस्तरीय निदर्शन जो है, जो सैम्पलिंग की जो मेथड है, इसका यूज़ ज़्यादातर बड़े क्षेत्र के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले पूरा जो समग्र है यानी जो संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है उसे कुछ सजातीय क्षेत्रों में बांट लिया जाता है और उनमें से देव निदर्शन की जो प्रणाली है उससे उनमें से कुछ गाँव कुछ नगर जिनका भी हमें अध्ययन करना है वो देव निदर्शन की प्रणाली से चुन लिए जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है सुविधापूर्ण निदर्शन। सुविधापूर्ण निदर्शन का मतलब होता है कि जिस निदर्शन को जो अध्ययन करता है वो अपनी सुविधा के हिसाब से चुनता है, मतलब कि वो अपने हिसाब से ये देखता है कि कौन सी इकाइयाँ, कौन से लोग उसके अध्ययन के लिए बेहतर है, वो अपनी मर्जी से जिन्हें चुन लेता है अपनी समझ के बेस पर, वो सुविधापूर्ण निदर्शन में आता है, जिसमें कि कोई किसी तरह का प्लान नहीं होता, बस अचानक से ही जो उसे बेहतर लगता है वो उसे चुन लेता है। तो इस तरह का जो निदर्शन होता है उसे एक तरह से पक्षपात से भरा हुआ निदर्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरी स्वतंत्रता होती है व्यक्ति को अपनी मनमानी करने की, क्योंकि ऐसे जो निदर्शन में कुछ भी सोचा समझा नहीं जाता, तो इसलिए ये अविश्वासपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कुछ भी बिना जाने समझे जो इकाइयाँ चुनी जाती हैं वो कई बार गलत भी हो सकती हैं। तो ये सुविधापूर्ण निदर्शन में आता है। 6 नंबर पे आता है स्वयं निर्वाचित निदर्शन। स्वयं निर्वाचित निदर्शन का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति खुद ही आकर किसी के अध्ययन की इकाई बन जाए, मतलब कि जब कोई व्यक्ति खुद ही अपना नाम देकर किसी के अध्ययन की इकाई बने, उसकी निदर्शन की इकाई बने, उसे और अध्ययनकर्ता को कोई भी चुनाव ना करना पड़े, तो वो स्वयं निर्वाचित निदर्शन में आता है। 7 नंबर पे आता है क्षेत्रीय निदर्शन। क्षेत्रीय निदर्शन पद्धति जो है उसमें अध्ययनकर्ता अपनी सुविधा और निर्णय के अनुसार बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र में से कोई एक क्षेत्र ले लेता है, मतलब पहले वो कई सारे क्षेत्र चुनता है, फिर उसमें से जो उसे बेहतर लगता है कि वो उसके अध्ययन क्षेत्र से रिलेट कर रहा है, उनमें से वो एक क्षेत्र को चुन लेता है और फिर उस क्षेत्र में जितने तरह के लोग आते हैं या जो भी उस पूरे अध्ययन क्षेत्र में आता है उन सब का अध्ययन कर लिया जाता है। पहले क्षेत्र चुने और फिर उसमें से जो क्षेत्र उसे सूटेबल लगा उसका पूरा अध्ययन ही क्षेत्रीय निदर्शन कहलाता है।
8th नंबर पे आता है कोटा निदर्शन। कोटा निदर्शन जो होता है इसे अभ्यांश और नियतांश निदर्शन भी कहा जाता है। ये इस निदर्शन में क्या होता है कि जो हमारा संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है उसे अध्ययनकर्ता कई वर्गों में बांट लेता है और उसके बाद ये डिसाइड कर लेता है कि उसे हर वर्ग से कितनी इकाइयाँ चुननी है। जैसे कि अगर अध्ययनकर्ता ने ये डिसाइड किया है कि वो हर वर्ग से 3 या 4 इकाइयाँ चूज़ करेगा, तो वो हर वर्ग से 4 इकाइयाँ उसमें से चुन लेता है और फिर सभी इकाइयों को एक साथ इकट्ठा करके उनका अध्ययन करता है। हालाँकि जो कोटा निदर्शन विधि है वो दूसरे निदर्शन से ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन हर निदर्शन की हर प्रणाली का अपना एक अलग महत्व है। ये रिसर्च के क्षेत्र में अध्ययनकर्ता डिसाइड करता है कि कौन सी प्रणाली उसके जो रिसर्च के लिए कौन सी प्रणाली सबसे सूटेबल है, कौन सी बेहतर है, फिर उसी के हिसाब से वो अपना अध्ययन पूरा करता है। तो ये थे निदर्शन के प्रकार। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।